हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एडुटेनमेंट एंड मैं हूं स्मिता सिंह, आपकी एडुकेटर फॉर कोड 55 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड लेबर वेलफेयर। एंड वी आर स्टडीइंग यूनिट 3 एचआरडी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पार्ट हम पढ़ रहे हैं। इनके इससे पहले जो भी सेशंस मैंने लिए हैं उनमें हमने ढेर सारी चीज़ों पे बातें की। लाइक जो भी टॉपिक्स मैंने लिए हैं उन टॉपिक्स के बेसिस पे क्वेश्चंस बनते हैं, क्वेश्चंस अराइज होते हैं। तो हमने इससे पहले के सेशंस में जितने भी सेशंस लिए हैं उनमें जो भी टॉपिक्स हमने कवर किए हैं वो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देती हूँ, क्या क्या चीज़ें हमने पढ़ ली हैं। राइट। एंड वी आर प्रिपेयरिंग फॉर एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ 2022। राइट। सो कंटेंट्स में मैंने आपको एक समरी दिखाई थी, लाइक क्या क्या हमें पढ़ना है यूनिट 3 में ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में। सो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में हमें पढ़ना है ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, परफॉर्मेंस अप्रेजल, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, काइज़न, क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ, क्वालिटी सर्कल एंड करियर प्लानिंग। इन सारे टॉपिक्स जो भी एक समरी मैंने दिखाई, इन समरी के बेसिस पे जो भी फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक एचआरडी का जो पार्ट है कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशन से हमने बात की। उनके कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशंस में टीवी राव ने क्या कहा था, ईश्वर दयाल ने क्या कहा था, लियोनार्ड ने क्या कहा था एंड एम खान ने क्या कहा था, उनके बेसिस पे क्या है कॉन्सेप्ट एचआरडी का। राइट। एंड बिलीव्स ऑफ एचआरडी देखा था हमने, फीचर्स ऑफ एचआरडी पढ़ा हमने प्रीवियस सेशंस में, इंपॉर्टेंस ऑफ एचआरडी देखा, बेनिफिट्स ऑफ एचआरडी देखा हमने, फंक्शंस ऑफ एचआरडी क्या है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के क्या फंक्शंस हैं उनमें हमने देखा, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, एम्प्लॉय ओरिएंटेशन, कोचिंग देखा हमने, काउंसलिंग पार्ट देखा हमने, मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात की हमने, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट की भी बात की हमने, करियर डेवलपमेंट देखा हमने। एंड हम बात किए ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट प्रोसेस की, क्या क्या प्रोसेसेस हैं। राइट। एंड इमरजेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इन इंडिया, किस तरह से ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का इमरजेंस हुआ इंडिया में, किसके द्वारा लाया गया। राइट। सो हु इज द फादर ऑफ एचआरडी, इन सारी चीज़ों पे बात की हमने, एचआरडी कल्चर की बात की हमने। राइट। एचआरडी क्लाइमेट की बात की, एचआरडी मैट्रिक्स की बात की हमने। राइट। एचआरएम देखा, एचआरएम के मॉडल्स देखी। ठीक है, मॉडल्स में हमने हार्वर्ड मॉडल देखा, वाविक मॉडल देखा, मिशिगन मॉडल देखा, गेस्ट मॉडल देखा। राइट। सो परफॉर्मेंस अप्रेजल की भी बात की हमने, परफॉर्मेंस अप्रेजल का पार्ट भी हम कर चुके हैं प्रीवियस सेशंस में। एंड हमारा जो लास्ट सेशन था, लास्ट सेशन में हमारा जो लास्ट टॉपिक था वो था मेथड ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। और उन मेथड्स में कंपैरिजन बिटवीन ट्रेडिशनल मेथड एंड मॉडर्न मेथड की बात की थी हमने। सो हमने ट्रेडिशनल मेथड भी देखा, मॉडर्न मेथड भी देखा। ट्रेडिशनल मेथड को हमने हम एक एक्सप्लेन्ड वे में हमने पढ़ाई की। ठीक है, सारे पार्ट, कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट क्या होती है, इससे मेथड क्या है, रैंकिंग मेथड क्या है, पोस्ट कंपैरिजन मेथड क्या है, ग्राफिक रेटिंग स्केल्स क्या होते हैं, चेकलिस्ट मेथड क्या होता है, क्रिटिकल इंसिडेंट्स मेथड क्या होता है, ग्रुप अप्रेजल क्या होता है, फील्ड रिव्यू मेथड क्या होता है। सो इन सारे पॉइंट्स पे हमने ट्रेडिशनल मेथड के अंदर बात की लास्ट सेशन में। आज का जो हमारा सेशन होगा वो मॉडर्न मेथड पे होगा। राइट। सो मॉडर्न मेथड में हम सबसे पहले देखेंगे असेसमेंट सेंटर मेथड। So let's start here. In this method, a group of employees is drawn from different work units and is told to work on an assignment similar to the one they would be handling when promoted. Experienced managers are appointed as evaluators to rank the performance of all the participants. The group is evaluated by using simulation techniques like role playing, business games, and group activities. In basket exercise, employees are evaluated in terms of their job related performance. These assessments are basically done to decide upon promotional aspects. सो असेसमेंट सेंटर मेथड क्या होता है? असेसमेंट सेंटर मेथड में एम्प्लॉयज को उनके काम के बेसिस पे एनालाइज किया जाता है, उनका एनालिसिस किया जाता है कि उनका क्या परफॉर्मेंस लेवल रहा है, किस तरह से उन्होंने परफॉर्म किया है। राइट। ताकि वो लाइक सपोज उनका असेसमेंट इसीलिए किया जाता है ताकि वो प्रमोट किए जा सके, वो प्रमोट करने के लायक भी हैं कि नहीं है, उनको प्रमोट किया जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। अगर उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है तो उनको एक हायर लेवल पे अब प्रमोट किया जाए, उनके अंदर टीम प्रोवाइड की जाए। अगर टीम नहीं दी जाती है तो वो एक उनको एक अथॉरिटी दी जाए जहाँ पे वो टीम को हैंडल करें। राइट। सो इस तरह से असेसमेंट सेंटर में सारी चीजें होती हैं।
सो हम लाइन वाइज देखेंगे. इन दिस मेथड अ ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज इज ड्रॉन फ्रॉम डिफरेंट वर्क यूनिट्स. सो इसमें क्या होता है, डिफरेंट वर्क यूनिट से एम्प्लॉयज को लिया जाता है एंड उनका असेसमेंट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर वर्क, राइट, ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलरिटीज, राइट. किस तरह से पीपल हैंडल कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में अपने काम को, उनके बेसिस पे उनको उनका असेसमेंट किया जाता है. ठीक है, उनका असेसमेंट उनके एक्सपीरियंस की बेसिस पे किया जाता है, राइट. एंड उनको देखा जाता है कि किस तरह से उनका पार्टिसिपेशन रहा है ऑर्गेनाइजेशन में उनके काम के प्रति. सो इनका इवेल्युएशन उनके जॉब के प्रति होता है, जॉब को लेकर उनके होता है, राइट. सो नेक्स्ट देखेंगे option 2, human resource accounting method. So what is the accounting method? We'll see here. In this method performance is judged in terms of worth of employees. So इस performance के अंदर हम देखेंगे कि employees को judge किया जाता है in terms of worth of employees को, कितने valuable हैं employees, वो employees कितने valuable हैं organization के लिए, उनके basis पे उनका assessment किया जाता है. The money being spent and contribution given by एम्प्लॉय. सो कितना एम्प्लॉयर का कितना पैसा खर्च हुआ है उस एम्प्लॉयज पे, उन एम्प्लॉयज पे पर्टिकुलरली, और उन एम्प्लॉयज का कितना कंट्रीब्यूशन रहा है टुवर्ड्स देयर वर्क, टुवर्ड्स देयर ऑर्गेनाइजेशन. ऑन द बेसिस ऑफ दैट organization assess the employees. And by the cost of human resources, it mean the expenditure incurred on human resource planning, recruitment, selection, indication, training, compensation, etc. In this method, difference between cost and contribution will reflect the performance of employees. So human resource accounting का जो main method होता है असेसमेंट करने का एम्प्लॉयज का, उनका जो असेसमेंट का तरीका होता है, वो देखते हैं कि कितना पैसा एम्प्लॉयज पे खर्च किया गया है उनको हायर करने में, उनको रिक्रूट करने के लिए, उनका सिलेक्शन में कितना रोल रहा है, कितना पैसा खर्च हुआ है, उनको ट्रेनिंग देने में कितना खर्च हुआ है, क्या कॉम्पेंसेशन होता है एम्प्लॉय का पर्टिकुलरली ऑल ओवर. सो इन सारी चीजों पे बात करते हैं कितना ऑल अबाउट लाइक एक्सपेंडिचर, लाइक हियर यू विल सी द असेसमेंट ऑन द एक्सपेंडिचर ऑफ द एम्प्लॉयर, कितना एम्प्लॉयर ने एक्सपेंड किया है किसी भी एम्प्लॉय को हायर करने में, राइट. सो दिस इज द मेन थिंग इन विच ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग मेथड हैपेंस, राइट. लेट्स मूव टू नेक्स्ट. थर्ड देखेंगे बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल. सो व्हाट इज द बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल. एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है दैट व्हाट इज बार्स. आपका उसका एक्रोनॉमी दे दिया जाता है BARs का फुल फॉर्म बताइए. तो इफ यू रिमेंबर देन यू कैन से यस बिहेवियरली एंकर रेटिंग स्केल इज द एक्रोनॉमी ऑफ बार्स. और आपके सामने ऑप्शंस दे दिए जाते हैं बिहेवियरली एंकर रेटिंग स्केल, बिहेवियरली एंकर्ड रैंकिंग स्केल. सो रेटिंग की जगह रैंकिंग कर देंगे, रैशनल कर देंगे, इस तरह से कुछ चेंजेस कर देते हैं. 4 ऑप्शंस बना के दे दिए जाते हैं और आपको सही आंसर फाइंड करना होता है. तो बार्स का अगर आपको फुल फॉर्म क्लियरली याद रहेगा तो आप उसका सटीक आंसर दे पाएंगे, राइट. सो अभी हम देखेंगे इसका थ्योरी पार्ट, इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि व्हाट इज द explanation of bars. It combines elements of traditional rating scales and critical incidents methods. So इसमें क्या हुआ, बिहेवियरली एंकर रेटिंग में जो कॉम्बिनेशन होता है ट्रेडिशनल रेटिंग स्केल का एंड क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड का. Using bars, job behaviors derived from critical incidents, effective and ineffective behavior are described more objectively. जो उनका इफेक्टिव बिहेवियर होता है एम्प्लॉय का एम्प्लॉयर के थ्रू की तरफ, या फिर उनके काम के प्रति क्या उनका बिहेवियर रहता है क्रिटिकल इंसिडेंट, या फिर वो इफेक्टिव है या फिर इनइफेक्टिव है, वो दे आर मेजर अंडर behaviorally anchored rating scale. Individuals familiar with a particular job, its major components, they then rank the validate specific behaviors for each of the components. Because BARS typically requires considerable employee participation, it may be accepted more readily by both supervisor and subordinates. ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहने की कोशिश करते हैं कि उनके बिहेवियर के अकॉर्डिंग उनका कितने इफेक्टिव हैं, कितने इनइफेक्टिव हैं, कितने पार्टिसिपेटिव हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उनके बेसिस पे उनका रैंकिंग किया जाता है, उनको रेट किया जाता है, राइट. एंड बार्स टिपिकली रिक्वायर्स कंसिडरेबल एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन. तो एम्प्लॉय का क्या पार्टिसिपेशन लेवल रहा है इसके बेसिस पे उनको रैंक किया जाता है. एंड इट मे बी एक्सेप्टेड मोर रेडली बाय बोथ सुपरवाइजर एंड सबऑर्डिनेट्स.
सो इसमें क्या होता है कि वो उनका उनका क्या पार्टिसिपेशन है, एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय का क्या पार्टिसिपेशन है इन दी ऑर्गेनाइजेशन, वो एक्सेप्ट किया जाता है बाय द बोथ सुपरवाइजर्स के द्वारा भी एंड सबऑर्डिनेट्स के द्वारा, जो उनके कोलीग्स हैं, जो उनके साथ काम करते हैं वो, एंड जो उनके सुपीरियर है वो। तो जो जैसा भी उनका बिहेवियर होता है टुवर्ड्स देयर वर्क, क्या उनका काम है, किस तरह से उनको रेट किया जाता है, तो दे आर एक्सेप्टेड बाय देयर वर्क, आर एक्सेप्टेड बाय देयर सबऑर्डिनेट्स एंड देयर supervisors, right? So this is the behaviorally anchored rating skills. On the behavior of the people, they rate them, right? So this is the main method of behaviorally anchored rating scale. We'll see fourth, management by objectives. What is MBO, right? So MBO को देखेंगे. It is a method of evaluating an employee's performance with MBO, management by objective. Focus of the appraisal process shifts from the worker's personal attributes to job performance. The supervisor's role changes from that of a counselor and facilitator. इसमें क्या होता है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव. सो जो सुपरवाइजर होता है ना, उसका जो काम है वो बदलता रहता है उसके रोल के अकॉर्डिंग, राइट? कि किस तरह से वो काउंसलर का भी काम कर लेता है, किस तरह से वो फैसिलिटेटर का भी काम कर लेता है इन दी ऑर्गेनाइजेशन, राइट? क्योंकि कोई भी जो मैनेजर होता है पर्टिकुलर, उसके अंदर जो टीम होती है तो वो टीम के लिए गाइड के रूप में काम करता है. कभी वो उसके लिए सुपरवाइजर का काम करता है, कभी वो काउंसलर का काम करता है कि कहाँ पे आप में कमी रह गई, कहाँ पे आप लैग कर रहे हैं, किस तरह से आपको काम को करना चाहिए. तो वो काउंसलिंग करते हैं अपने सबऑर्डिनेट्स का, किस तरह से उनको गाइड करते हैं, राइट? काउंसलिंग के तौर पर उनको फैसिलिटेट करते हैं, फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, राइट? उनको हेल्प लेंड करते हैं. तो इस तरह से वो फैसिलिटेटर का भी काम करते हैं, काउंसलर का भी काम करते हैं इन दी मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स. मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव का जो मतलब है आप समझ जाएंगे कि मैनेजमेंट बाय द ऑब्जेक्टिव, कि क्या काम अभी आपके सामने अराइज हुआ है, उसके बेसिस पे आप उसका मैनेजमेंट कर रहे हैं, राइट? कि अगर आपको जहां पे जरूरत है कि आप फैसिलिटेटर का काम करें, आप फैसिलिटेटर बन जा रहे हैं. जहां पे आपको लग रहा है कि अपने सबऑर्डिनेट्स के लिए आपको काउंसलर का काम करना चाहिए, तो आप काउंसलर बन जा रहे हैं. कभी आप उसको गाइड कर रहे हैं, कभी आप उसको सुविधाएं प्रोवाइड कर रहे हैं, कभी आप उनको अच्छे अच्छे सजेशंस दे रहे हैं, कभी उनको तरीके बता रहे हैं. तो इस तरह से आप मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स प्ले करते हैं. एंड the supervisor's role changes from that of counselor and facilitator. Also, the employee's function changes from that of passive bystander to that of active participant. उसी तरह जिस तरह से आपके सुपीरियर का, आपके मैनेजर का रोल चेंज होता रहता है, उसी तरह इम्प्लॉयज का भी रोल एंड फंक्शंस चेंज होते रहते हैं एज पर देयर लाइक. क्योंकि अगर आप देखेंगे कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक चढ़-बढ़ के इम्प्लॉइज होते हैं जो चढ़-बढ़ के हिस्सा लेते हैं, ठीक है? वो पैसिव रोल, कभी कभी तो आपको लगेगा कि एकदम पैसिव है, कोई लाइक उनका कोई सपोर्ट नहीं है, काम को इफेक्टिवली नहीं कर रहे हैं. लेकिन अगर उनको अच्छे से गाइड किया जाए, मोटिवेट किया जाए, तो वो पैसिवली नहीं, एक्टिवली काम करने लगते हैं, एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में. तो इम्प्लॉयज का भी रोल चेंज होता रहता है, वो पैसिव से एक्टिव भी बन जाते हैं समटाइम्स, यू कैन सी, राइट? And individuals jointly establish objectives with their superiors, who then give them latitude in how to achieve the objectives. Jointly established goals make the employee an involved part of the process. This ownership of objectives increases likelihood that they will be met. सो यहाँ पे क्या कह रहा है कि जरूरी नहीं है कि हमेशा आपके सुपीरियर ही आपको गाइड करते रहे, वही आप एक्टिव रोल निभाते हैं. नहीं, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव के अंदर आप देखेंगे कि जो आपके सबऑर्डिनेट है, इम्प्लॉयज हैं, वो भी एक लाइक पार्टिसिपेटिव होते हैं, वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं. पैसिव की जगह पे वो एक्टिव रोल लेते हैं. जहाँ पे उनको लगता है कि वो लीड कर सकते हैं, वो भी अपने अंदर अपने पीयर्स को लीड करते हैं, ठीक है? तो इस तरह से वो देखते हैं कि कहाँ पे किस चीज की रिक्वायरमेंट है और किस तरह से इस चीज को हैंडल किया जाना चाहिए, उसके बेसिस पे वो एक्शंस लेते हैं, वो उस तरह से पार्टिसिपेशन देते हैं. सो दिस इज द ओनरशिप ऑफ ऑब्जेक्टिव्स इंक्रीजेस द लाइकलीहुड दैट दे विल मेट, राइट? सो जो इम्प्लॉयज का इन्वॉल्वमेंट होता है कि हम किस तरह से काम को करेंगे, राइट? सपोज किसी भी टीम के अंदर
5 या 10 लोग हैं, आपने देखा होगा। तो ऐसा नहीं है कि जो डिसीजन मेकर होगा सिर्फ मैनेजर ही होगा। कभी क्या होता है कि आप एम्प्लॉयज को भी देखेंगे कि वो आपको गाइड करते हैं, मैनेजर को, कि ठीक है ये काम ऐसे हम करते आ रहे हैं, लेकिन अगर इसको हम इस तरह से करेंगे तो ये और इफेक्टिव होगा और ज्यादा प्रोडक्टिव होगा। तो उस केस में क्या मैनेजमेंट बोलता है, क्या मैनेजर बोलता है कि ठीक है, अगर आपको लगता है कि आप इस तरीके से काम करके और प्रोडक्टिव बन सकते हैं या प्रोडक्टिवली आउटपुट दे सकते हैं, तो अच्छी बात है, आप करके दिखाइए, यू आर फ्री फॉर दैट। सो उस केस में ओनरशिप लेते हैं खुद के जो स्पीयर्स होते हैं, जो एक एम्प्लॉय होता है जो काम कर रहा होता है, वो खुद ओनरशिप लेता है कि ठीक है, इस काम को हम इस तरह से करेंगे और इस तरह से करके आपको अच्छा प्रोडक्शन देंगे, राइट। सो दिस इज द मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। फिफ्थ देखेंगे 360 डिग्री अप्रेजल टेक्निक। 360 डिग्री का होता है कि आप किसी एक एंगल से नहीं, सारे एंगल से अप्रेजल की बात करते हैं, राइट। उनके सेल्फ अप्रेजल की बात करते हैं, सुपीरियर्स अप्रेजल की बात करते हैं, सबऑर्डिनेट्स अप्रेजल की बात करते हैं, पीयर्स अप्रेजल की बात करते हैं। 360 डिग्री का मतलब ये होता है कि लाइक राउंड, लाइक आप देखेंगे 360 डिग्री के चारों तरफ से जो घिरा हुआ होता है, राइट। कि आप लाइक पहले हम थ्योरी पार्ट देखेंगे, इसका explanation देखें, then I'll let you know in short way. This method involves evaluation of a manager by everyone above, alongside and below him। ठीक है। सो यहाँ पे देखेंगे कि जो इसका अप्रेजल होता है 360 डिग्री के अंदर, उसमें इन्वॉल्वमेंट क्या होता है, इवेल्युएशन का, वो मैनेजर्स का होता है, मैनेजर्स लेवल पे होता है, फिर आपके जो पीयर्स होते हैं उनके बेसिस पे भी होता है, एंड आपके बिलो जो काम कर रहे होते हैं उनके बेसिस पे भी होता है कि क्या फीडबैक मिला है, आपके सुपीरियर ने आपको क्या फीडबैक दिया है, आपके पीयर्स ने क्या फीडबैक दिया है, आपके जो नीचे हैं वो क्या आपके आप क्या फीडबैक दे रहे हैं, इनसाइड आउटसाइड सारे लोगों का फीडबैक जरूरी होता है, अंडर द 360 डिग्री अप्रेजल टेक्निक। दिस मेथड हैज बीन फाउंड टू बी वेरी ऑब्जेक्टिव, ट्रांसपेरेंट एंड पार्टिसिपेटिव। ये जो तरीका है 360 डिग्री का, ये बहुत ही ज्यादा ट्रांसपेरेंट होता है एंड पार्टिसिपेटिव होता है, राइट। बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होता है एंड क्लियर होता है, बिकॉज स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनायर आर यूज टू कलेक्ट responses about a manager from his bosses, peers and subordinates। ठीक है, उनके बॉस से उनको फीडबैक मिलता है, उनके पीयर से उनको फीडबैक मिलता है, एंड उनके सबऑर्डिनेट से उनको फीडबैक मिलता है। तो इसमें क्या होता है, जो क्वेश्चनायर होता है, क्वेश्चनायर के फॉर्म में आप फीडबैक लेते हैं, और वो फीडबैक आप सारे लोगों से ले जाता है, आपके बॉस से ले जाता है, आपके पीयर से ले जाता है, जो आपके साथ काम करते हैं, आपके साथ जो आपके अंडर काम करते हैं, उनसे भी लिया जाता है फीडबैक। उनके बेसिस पे आपका अप्रेजल होता है, आपका इवेल्युएशन होता है, आपका असेसमेंट होता है। एवरी इंडिविजुअल इज इवेल्युएटेड बाय अ मिनिमम ऑफ 15 कलीग्स। सो इसमें क्या होता है कि आपका एक या दो लोगों के बेसिस पे आपका इवेल्युएशन नहीं होता है कि एक या दो ने या 3 या 4 लोगों ने कह दिया कि आप अच्छा काम कर रहे हैं या फिर आप बुरा काम कर रहे हैं तो उसके बेसिस पे आपको असेस किया जाए, नहीं। इसमें क्या होता है कि इनमें कम से कम 15 लोग होते हैं, ठीक है, आपके कलीग्स होते हैं जिनमें, ठीक है, 15 कम से कम 15 लोगों का फीडबैक लिया जाता है आपके परफॉर्मेंस के लिए कि क्या आपका परफॉर्मेंस लेवल रहा है, राइट। एट लीस्ट 2 ऑफ देम बीइंग हिज बॉसेस, कम से उन 15 में से कम 2 उनमें से आपके बॉस होने चाहिए, राइट। 4 ऑफ देम पीयर्स, उसमें से 4 आपके पीयर्स होने चाहिए जो आपके साथ काम कर रहे होते हैं, एंड 6 ऑफ देम सबऑर्डिनेट्स, और उनमें से 6 आपके सबऑर्डिनेट्स होने चाहिए जो आपके अंदर काम करते हैं। तो कहने का मतलब है कि इस 360 डिग्री में जो आपका अप्रेजल होता है, किसके बेसिस पे होता है, वो बेसिस ऑफ दैट अप्रेजल इज, उसमें से 15 कलीग्स आपके होते हैं, 15 लोग होते हैं कम से कम। उन 15 में से 2 आपके बॉस होने चाहिए, 4 आपके पीयर्स होनी चाहिए, एंड उसमें से 6 आपके सबऑर्डिनेट्स होने चाहिए। उन उन 2 4 6 का जो रेशियो है, उन सारे का फीडबैक लिया जाता है, एंड देन आपको आपको असेस किया जाता है कि ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू गेट असिस्ट, राइट। एंड पीयर्स अप्रेजल इज distinctive features of the 360 degree appraisal, right? It is quite significant in this method to select the peers for getting the appraisal done. Peers from same as well as other departments should be taken for appraisal to get the reliable result। तो जरूरी नहीं कि जो आपके peers हो आपके same department से हो, वो दूसरे डिपार्टमेंट से भी हो सकते हैं, राइट। एंड टू गेट द रिलायबल रिजल्ट, दिस मेथड हैज 4 इंटीग्रल कंपोनेंट्स। इस मेथड के 4 इंटीग्रल कंपोनेंट्स हैं, एंड दोज आर सेल्फ अप्रेजल, पहले तो खुद आप अपना बताते हैं कि मेरा क्या परफॉर्मेंस लेवल रहा है, मैं
खुद को कितना रेट कर रहा हूँ या कर रही हूँ। सो सेल्फ अप्रेजल होता है वो, राइट। दूसरा होता है सुपीरियर्स अप्रेजल, आपके सुपीरियर्स क्या फीडबैक दे रहे हैं आपके बारे में। एंड थर्ड देखेंगे सबऑर्डिनेट्स अप्रेजल, सबऑर्डिनेट्स आपको क्या फीडबैक दे रहे हैं, क्या उनका असेसमेंट है। एंड पीयर्स लास्टली देखेंगे, पीयर्स आपके पीयर्स क्या कर रहे हैं, राइट। सो इन चार के बेसिस पे आपका असेसमेंट होता है अंडर द 360 डिग्री अप्रेजल टेक्निक, राइट। सो दिस वुड बी योर, दिस वाज योर ट्रेडिशनल मेथड, राइट। अप्रेजल का ट्रेडिशनल मेथड भी हमने देख लिया, हमने सॉरी मॉडर्न मेथड था ये, ट्रेडिशनल भी देखा हमने, मॉडर्न भी देखा। अब नेक्स्ट सेशन में मैं लूंगी ट्रेनिंग इफेक्टिवनेस मेजरिंग मॉडल। सो ट्रेनिंग इफेक्टिवनेस मेजरिंग मॉडल को देखेंगे हम नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप मेरे साथ बने रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए। अगर आपको लगता है कि मैं आपको अच्छा पढ़ाती हूँ या फिर आपको लगता है कि आप बुरा पढ़ाती हूँ, तो आप दोनों ही कमेंट मुझे कर सकते हैं, उनके बेसिस पे मैं वर्क करूंगी। अगर लगता है कि कहीं पे मैं लैग करती हूँ आपके बेसिस पर, आपके अकॉर्डिंग, तो मैं उस पर जरूर वर्क करूंगी। अगर आपको लगता है कि मैं अच्छा पढ़ाती हूँ, मेरे कंटेंट्स अच्छे हैं, तरीका अच्छा है, तो आप वो भी कमेंट कर सकते हैं। मैं आई विल बी मोर देन हैप्पी, और वो मेरे लिए एक मोटिवेशन का काम करेगा। सो तब तक के लिए आप मेरे साथ बने रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू वेरी मच।